हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, स्टार्टिंग के टारगेट सीरीज के 3 लेक्चर्स में 3 डे में आपने जो बेसिक कंटेंट है वो सारा का सारा वाइंड अप करा। उम्मीद करता हूं प्रॉपरली आपको अच्छे तरीके से समझ आया है एंड आपकी कोई भी क्वेरी अगर रेज हुई है तो आपने उसको क्लियर किया है। ओके, नाउ आज डे 4 से टारगेट सीरीज के दोस्तों हम अपने मेजर हेड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सैलरी से होते हुए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कवर करेंगे। हेड्स को मैंने अच्छा खासा कंटेंट डिवोट करा है। हेड्स में एक बात और है, मैंने ऑलरेडी इनके जो वन शॉट्स थे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रख ही लिए थे, ताकि आपको प्रॉपरली आगे चल के अगर मैराथन वगैरह देनी पड़े तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए। तो इसीलिए उन वन शॉट्स को हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने रिस्पेक्टिव डेज में डिवाइड करा है। और कंटेंट देखो, मैं फिर आपसे बोलूं, मैंने बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखा है पर डे के हिसाब से। हर लेक्चर को मैंने लगभग 1 घंटे सवा घंटे के हिसाब से मेंटेन करा है, ताकि आपको एक दिन में बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो फील ना हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली जीएसटी भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आपका इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों है तो एकदम से बहुत सारा बर्डन ना आए। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है सारा का सारा दोस्तों कवर करिए एंड ऑब्वियसली आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज होता है तो पूछिए। ठीक है, सो कैरी ऑन विद द सैलरी एंड डे 4 में अलाउंसेस और जो पर्क वाला पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले हेड की शुरुआत करते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे कि सबसे पहला हेड है हमारा। ये हमारा सेक्शन 15, 16 और 17 तीन सेक्शंस के अंदर हमारे इनकम टैक्स एक्ट के वाइंड अप होता है। ओके, टॉपिक बड़ा है, काफी सारे प्रोविजन इसके अंदर है, बट सेक्शन इसके 3 ही कवर होते हैं। तो सबसे पहले उन सेक्शंस की बात कर लेते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें यूजुअली देखा जाए तो 15, 16, 17। जब मैं सेक्शन 15 की बात करता हूं तो ये बेसिकली एक चार्जिंग सेक्शन है जो हमारी कंट्री के लॉ को, गवर्नमेंट को राइट देता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कोई इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, इमोल्यूमेंट जनरेट करता है, तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ओके, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सैलरी किसी को ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर रिसीव हो तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मान लीजिए अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में एक इंसान ने काम करा, उसने अपनी इनकम जनरेट करी, लेकिन उसको वो भी नहीं मिली, वो उसको अगले महीने या 2-3 महीने बाद किसी लैग की वजह से मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी टैक्सेबिलिटी बाद में तय होगी। अगर सैलरी ड्यू हो चुकी है और भले रिसीव ना हुई हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आने वाले मंथ्स की सैलरी को एडवांस में ले लिया जाए, एडवांस सैलरी ले ली जाए, तो क्योंकि भले ही काम नहीं करा अभी, लेकिन जिस मंथ में उसको रिसीव कर लिया गया है उसी मंथ के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। ये बड़ा सिंपल सा लॉ सेक्शन 15 का हमें कहता है। और इसमें जो मेन चीज है वो ये भी है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये सैलरी जो है, ये इनकम जो है वो सैलरी है। जहां कहीं पर भी इंप्लॉयर और इंप्लॉय की एक रिलेशनशिप क्रिएट हो, दैट विल कम्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, ये सेक्शन 15 बड़ा सिंपल सा। सेक्शन 16 में बेसिकली कुछ डिडक्शंस हैं जो एक असेसी को, एक एम्प्लॉय को परमिटेड होती हैं अपनी सैलरी से घटाने के लिए। इसमें 3 डिडक्शंस आती हैं: स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। ये अभी हम आगे रिस्पेक्टिवली पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 17 में बेसिकली अगर हम देखें तो पर्क्स की, ठीक है, बेसिकली अगर सैलरी की बात करें तो 2 मेन चीजें होती हैं जो सैलरी के अंदर आती हैं। मतलब होती बहुत है, 2 में बहुत ज्यादा जो एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। एक है अलाउंसेस और एक है पर्क्स, प्रिक्विजिट्स। तो प्रिक्विजिट्स का सारा जो प्रोविजन है वो बेसिकली हम आपका सेक्शन 17 में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत सारी एग्जम्पशंस पढ़ने वाले हैं, एक वो हिस्सा जिस पर टैक्स नहीं लगता, एक वो कैलकुलेटेड पार्ट जिसको टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो वो सारा का सारा जो है वो सेक्शन 10 का प्रोविजन होता है। सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट का, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम का है, तो उसके कई सारे प्रोविजन यहां पर अप्लाई होंगे। राइट, क्लियर? तो बेसिकली ये ले देकर पूरा का पूरा सैलरी का सेक्शन है। टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, आइए मैं पहले एक बार आपको थोड़ा पैटर्न बता दूं, किस तरीके से पैटर्न बनता है सैलरी की कंप्यूटेशन का, और उसके बाद फिर हम अपने जो लिस्ट है अलाउंसेस की, पर्क्स की, उस पर जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है आपका। यहां पर आपका पर्टिकुलर्स आ गए, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका एसएससी ईयर, असेसमेंट ईयर, ऊपर की लिस्ट आ गई। शुरुआत क्या है कि सबसे पहले तो बेसिकली जो बेसिक पे है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की,
उसका अगर कुछ कमीशन वगैरह उसको मिलता है वो यहां पर आ जाएगा, बोनस जो है वो यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये वो पार्ट है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, बेसिक पे, कमीशन, बोनस। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है अलाउंसेस की। अलाउंसेस एक तरह से कैश बेनिफिट्स हो गए कि भाई खर्चा किसका है, एम्प्लॉय का है, उठा किसने लिया, एम्प्लॉयर ने उठा लिया कि भाई ये लो पैसे और अपना एक्सपेंस वगैरह देख लेना। इसमें एचआरए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इनकी टैक्सेबिलिटी आती है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है पर्क्स। जैसे अलाउंसेस कैश बेनिफिट्स है एक तरह से, पर्क्स होती है एसेट बेनिफिट या रिम्बर्समेंट, कि एसेट ही यूज करने के लिए दे दी भाई, एचआरए ना देकर घर ही दे दिया रहने के लिए, कन्वेंस अलाउंस ना देकर गाड़ी ही दे दी यूज करने के लिए, तो उन सबको पर्क्स बोला जाता है और इनके एक स्पेसिफिक रूल्स है कंप्यूटेशन के, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हमारे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस बेसिस पर भी बनेंगे कि रिस्पेक्टिव ईयर में एम्प्लॉय आपका रिटायर हो जाए तो क्या होगा। क्लियर, तो उसमें ग्रेचुटी की, पेंशन की, लीव सैलरी की जो कंप्यूटेशन है वो भी हमारे सामने आएगी और बाकी अदर प्रोविजंस जो भी होंगे, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है। ओके, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शन जैसा कि मैंने भी आपको बताया सेक्शन 16 की, इसमें 3 डिडक्शन आ गई, मेनली 2 तो आते ही आती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की, अगर क्वेश्चन अच्छा है तो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन है, जो यूजुअली बहुत कम आता है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बहुत सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, बट अगर आता है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी आती है, 3 आती है, ये यहां पर आएगी। और उसके बाद जो अमाउंट आता है दैट इज आर नेट सैलरी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, आइए उसको शुरू करें। टैक्सेबिलिटी की मैं बात करता हूं, अलाउंसेस की। अलाउंसेस को किस बिहाफ पर टैक्सेबल किया जाता है, देखो अलाउंसेस को यूजुअली दोस्तों हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट्स मतलब मैंने क्रिएट करे हुए अलग से कैटेगरी वाइज। अगर हम लिस्ट देखें लॉस की तो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर सकती है बुक, लेकिन आसानी से समझने के लिए मैंने इनके 4 पार्ट बनाए हुए हैं। सबसे पहले अलाउंसेस है जो बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल है, जो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब जितना मिला उतना सारा का सारा अमाउंट सैलरी में ऐड हो जाएगा एज एन टैक्सेबल अलाउंस। इसमें मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूं, जैसे मेडिकल अलाउंस की मैं बात करता हूं, इसके अलावा सिटी कंपनसेशन अलाउंस, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, हालांकि ये काफी हद तक अब बंद हो गया है, इसके अलावा फूड या लंच या मील अलाउंस या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इस तरह के ये सारे के सारे अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। आगे इसकी लिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंस जो फुली टैक्सेबल, सॉरी माफ कीजिएगा, फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनके किसी भी पार्ट पर टैक्स नहीं लगता, फुली एग्जेम्प्टेड। अब इनका कुछ एग्जाम्पल नहीं है फुली एग्जेम्प्टेड का। दरअसल जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, राइट, साथ ही ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉयज जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या फिर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो इंडिया से बाहर सर्व कर रहे हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, ओके, इन सभी को मिलने वाले जो अलाउंसेस हैं वो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये केस बनेगा कि एम्प्लॉय कौन है, किसको मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तीसरा जो केस हमारे सामने आता है वो है दोस्तों पार्टली, सॉरी, वो है आपका एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, राइट, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये बेसिकली ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। भाई मालिक ने बोला था, एम्प्लॉयर ने बोला था कि भाई आपको एक विजिट पर जाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से, उसके लिए हम आपको मान लीजिए डेली अलाउंस देते हैं, या आपको कुछ नया कोर्स सीखना पड़ेगा, कंपनी की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कुछ जो भी है मतलब काम करने का तरीका, उसके लिए कुछ एकेडमिकली आपको एड ऑन करना पड़ेगा अपनी स्किल्स में, उसके लिए हम आपको एकेडमिक अलाउंस देते हैं और जाके सीखिएगा। अब अलाउंस मेरा मान लीजिए 5,000 रुपए का, ओके, एम्प्लॉय ने खर्च करा 3,000 रुपए और 2,000 रुपए उसकी जेब में चला गया, तो जो उसकी जेब में गया है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 3,000 का खर्च कर दिया इनकर्ड, वो एग्जेम्प्ट हो गया, और 2,000 रुपए जो उसकी जेब में गया वो टैक्सेबल होगा। अगर 5 का 5,000 कर देता तो कुछ टैक्स नहीं लगता,
5,000 मिला था, एक्चुअल खर्चा 6,000 का हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि माइनस में 1,000 लिखेंगे, वो जीरो हो माना जाएगा, उसको जीरो ही ट्रीट करेंगे। ओके, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बताएगा थोड़ी कि मेरा इतना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ, जो होता है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है इन एक्चुअल लाइफ। ओके, इसमें 6 अलाउंसेस हमारे आते हैं, उसकी लिस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अलाउंसेस में, सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन होती है, दैट इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड। पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड, एक हिस्से पर टैक्स लग जाएगा, एक हिस्से पर हम एक हिस्से को माफ कर देंगे। वो एग्जम्पशन वाला जो पार्ट है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हर अलाउंस की अपनी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से हमें चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम इसी की तरफ नजर डालेंगे क्योंकि यही कैलकुलेटिव पार्ट है। इसमें दोस्तों सबसे पहला अलाउंस, जो इंपॉर्टेंट अलाउंस हमारे सामने आता है, वो है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आप जानते हैं, बेसिकली एम्प्लॉय है, एक अपने रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, उसको अमाउंट पे करना पड़ता है, मालिक कहता है जी आपके घर का किराया सैलरी के पार्ट में हम जोड़ कर देंगे। ओके अब सैलरी के हिस्से में HRA को जोड़ कर दिया, उसमें से कितना HRA एम्प्लॉय की जेब में टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होगा, उसकी बहुत सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। आइए मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें जो टैक्सेबल HRA है वो कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज एक्चुअल रिसीव्ड, मार्केट से एक्चुअल में कितना मिला, माइनस एग्जेम्प्टेड, कितना हमारे लॉ के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो गया। अब जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन होगा, जो एग्जेम्पशन है वो क्या होगी, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, तीन चीजों की दोस्तों आप कंप्यूटेशन करेंगे, तीन चीजों की आप कंप्यूटेशन करेंगे, इन तीनों में से जो लोअर आएगा वो यहां पर पुट हो जाएगा और माइनस होने के बाद टैक्सेबल HRA का जो पोर्शन है, जो अमाउंट है, वो आपके सामने होगा। ये क्या है, एक तो खुद यही अमाउंट आ जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, राइट। रेंट पेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका 10% निकालकर आप इसमें से माइनस करेंगे, बी पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। एंड द सी इज व्हाट, 40% ऑफ सैलरी, इट इज 40% ऑफ सैलरी, राइट। इन तीनों को कैलकुलेट करें, मिनिमम वैल्यू को यहां पर पुट करें, एक्चुअल रिसीव्ड से माइनस करके टैक्सेबल HRA आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर ये जो सैलरी आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, सैलरी इस पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पर कंप्यूटेशन में यूज होगी और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स जो है केस के हिसाब से पुट करेंगे। ओके, HRA में जब आपसे कोई कहे कि सैलरी, तो सैलरी का मतलब होता है तीन कंपोनेंट जिनको जोड़ा जाएगा। सबसे पहला है बेसिक पे, जो भी मैंने आपको टेबल में भी लिखाया था, प्लस DA, DA इज डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो मिलता है, और वो भी एज पर टर्म या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। DA का एक पोर्शन जो है रिटायरमेंट बेनिफिट की, जो हमारी अलग अलग ग्रेचुइटी वगैरह होती है उनकी कंप्यूटेशन के लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो माना जाता है कि इतना ही परसेंट हम DA का मानेंगे, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको और सिर्फ वो परसेंटेज लेनी है। अगर वो पोर्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि 40% 50% कितना है, तो ये आपके ऊपर है, आप पूरे के पूरे DA को फॉर्म्स पार्ट मान सकते हो या फिर नहीं भी मान सकते। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन में नोट जरूर छोड़िए कि आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, याद रखिएगा, सेल करवा रहा है और सेल के ऊपर इसको जो कमीशन है वो रिसीव हो रहा है, और कमीशन रिसीव हो रहा है सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर, याद रखिएगा। अगर फिक्स कमीशन मिल रहा है तो वो यहां पर नहीं आएगा। तो ये तीन चीजें दोस्तों जोड़कर HRA की सैलरी को तैयार करती हैं। ये केस पूरा का पूरा क्लियर हो गया। यही चीज हमने यहाँ पे नोट्स में आपको दे रखी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस तरफ देखिएगा पहले आप, बेसिकली एक्चुअल HRA, रेंट पे 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, और या फिर 40% ऑफ सैलरी। इसमें तो जो दो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है, अगर प्लेस ऑफ स्टे याद रखिएगा, कोलकाता
चेन्नई, दिल्ली या मुंबई, ये 4 महानगर रहेंगे, तो आपको 40% की जगह कैलकुलेशन में सिर्फ 50% लिखना है, अदरवाइज आप हर जगह 40% ही लेंगे। मतलब कंप्यूटेशन एग्जैक्टली यही रहेगी, यही पैटर्न रहेगा कैलकुलेशन का। बस ये जो 40% ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं, यहां पर 50% निकालेंगे इन केस ऑफ 4 हमारे जो मेन मेट्रो सिटीज है। हालांकि मेट्रो सिटीज तो बहुत हो गई हैं, बट कंप्यूटेशन में 3 ही है, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ओके ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे, हाँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट जुड़ेंगे। इसमें दोस्तों जो एक स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय अपने ही घर में रहता है, या कि अपने घर में रहता है, या पेरेंट्स के घर में रहता है, या किसी को भी रेंट पे नहीं करता, अगर किसी को भी रेंट पे नहीं करता, तो उस कंडीशन में उसका पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा। और लॉजिक भी है, जो आपने ऊपर टेबल बनाई है वो आपने बनाई है क्या, ये वाली 3 एग्जम्पशन। अगर रेंट पे नहीं कर रहा तो यहां पे 0 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो गया। ये 0 हो गया तो यहां पर भी 0 पुट होगा, तो जो भी एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए होगा वो ऑटोमेटिकली फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो मतलब कहने का फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि भाई वो रेंट पे नहीं कर रहा, तो टोटल एचआरए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो यहां पर कैलकुलेट हो रहा है, वो में नजर आ रहा है, वो ये, इफ देयर इज एनी चेंज इन द 4 पर्टिकुलर्स, चाहे वो प्लेस ऑफ रेजिडेंट हो, एचआरए हो, रेंट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी हो, मतलब बेसिक पे, डीए वगैरह, तो जो कैलकुलेशन है वो आपका मंथ वाइज हुआ करेगी, मंथ वाइज हुआ करेगी। मतलब आइए ध्यान दें, मैं इसको एलैबोरेट करता हूं। दैट्स द ओनली केस जो एचआरए में ध्यान रखना होता है। मैंने दोस्तों आपको जैसे ये बताया कि आपका एच टैक्सेबल एचआरए इस तरीके से निकलेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एचआरए पर मंथ दे रखा होगा, पर मंथ का इतना एचआरए मिलता है। उसका जो एक्चुअल, जिसका जो रेंट है वो दे रखा होगा कि पर मंथ इतना रेंट उसको मिलता है। उसके बेसिक पे, डीए सब पर मंथ के हिसाब से दे रखे होंगे। ओके, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन में, सर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबको इंटू 12 करके कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर सारी कंप्यूटेशन उसकी ठीक है, ये 1 अप्रैल हो गया और ये हमारा 31 मार्च, उसको एचआरए मिलता था, एचआरए मिलता था 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपीज। और 1 अक्टूबर को या 1 सितंबर को कंपनी ने उसका एचआरए बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। ओके, आप अभी तक की कंप्यूटेशन कैसे कर रहे थे, सर हम सिंपली इंटू 12 के हिसाब से कंप्यूटेशन कर रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन बस अब आपको कंप्यूटेशन 2 अलग अलग पार्ट्स में करनी है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक, सर ये हमारे कितने महीने हो गए, अप्रैल से लेकर अगस्त तक, सर 5 महीने हो गए, 5 महीने, 5 मंथ्स हो गए। और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक ये हमारे 7 महीने हो गए, 7 मंथ्स हो गए। आप यहां पर जो वो कंप्यूटेशन करेंगे एबीसी, वो हर एक की इंटू 5 के हिसाब से करेंगे, जो उसमें कंपोनेंट, एक्चुअल रेंट आप 5 महीने का लेंगे, एचआरए 5 महीने का लेंगे, इस तरीके से करेंगे और उसमें से लोअर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोई आएगा। फिर सेम ऐसी कैलकुलेशन आप इधर करेंगे, यहां पर आप सारी की सारी कैलकुलेशन इंटू 7 करके करेंगे और इनमें से जो लोअर आएगा उसको कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और फिर इन दोनों अमाउंट को जोड़कर एक्चुअल रिसीव्ड से माइनस करा जाएगा, तब हमारा जो टैक्सेबल एचआरए है वो निकलेगा। आप ये कहेंगे सर एक ही साथ क्यों नहीं कर सकते कि हम यहां पर ही इंटू 5 प्लस इंटू 7 वाला अमाउंट एक साथ ही कंबाइंड क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे कंप्यूटेशन में वेरिएशन आती है। एंड यस ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें इसमें, इन रियल लाइफ जब एम्प्लॉयज की जो सैलरीज बनाई जाती है दोस्तों, उसमें एचआरए की कंप्यूटेशन मंथ वाइज ही होती है। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर की बात करूं तो एचआरए की कंप्यूटेशन हमेशा मंथ वाइज ही होती है इन रियल लाइफ। हर महीने का एचआरए प्रॉपर्ली कैलकुलेट होता है, तो ये भी इसका एक रीजन है। बाकी अदरवाइज एचआरए बहुत सिंपल है, ये सिंपल सा रूल हमें याद रखना है। अगर कंपोनेंट में कोई भी चेंज आता है तो कंप्यूटेशन हम मंथ वाइज करेंगे, ना कि कंबाइंड करके हम एक ही बारी में कैलकुलेशन करेंगे। ओके, और एचआरए ही पूरे अलाउंसेस में ओनली फैक्टर है, एक ओनली टर्म है जो हमें कंप्यूटेशन के टाइम पर देखनी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे अलाउंसेस जो मिले बहुत सिंपल। अगर हम देखें सबसे पहले यहां पे हमारे सामने आता है
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो मार्केट करो सॉरी, एम्प्लॉयर से जो भी कुछ मिला, ठीक है, मिला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। ओके, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोस्तों याद रखिएगा आपका एग्जेम्प्टेड होता है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। ये अप टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, और इसमें ये एग्जम्पशन आपकी सिर्फ 2 बच्चों तक मिलती है, 2 चिल्ड्रन तक मिलती है। बच्चे पढ़े ना पढ़े उससे कोई, बच्चे हैं पढ़े ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्पशन फिर भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उनके बच्चे नहीं है लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, बच्चे नहीं फिर भी मिलता है कि रखो चलो, उस केस में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एक बच्चा है तो एक बच्चे की एग्जम्पशन मिलेगी, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे हैं, मिलता है अलाउंस, और बच्चे पढ़ते नहीं है, भी स्कूल नहीं जाते, तब भी एग्जम्पशन दी जाएगी। बच्चे हैं पढ़े ना पढ़े एग्जम्पशन मिलेगी, और ये अमाउंट एग्जैक्टली अमाउंट डिडक्शन के रूप में, एग्जम्पशन के रूप में 300 रुपए हो जाता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में, पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चे। एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, इसका क्वेश्चन कराता हूं कि मान लीजिए रुपीज 1800 2 बच्चों के लिए, आप 2 बच्चे नहीं 3 बच्चों के लिए अलाउंस मिलता है मिस्टर एक्स को पर एनम के हिसाब से। ओके, पर एनम के हिसाब से। तो मैं जब हॉस्टल अपनी क्लासेस में, मेन क्लासेस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस सॉल्व करवाता हूं, तो उसका सबसे सिंपल तरीका कि आप जो एक तरह से लैंग्वेज वगैरह लिखी हो वैसे मत जाओ, बड़ा सिंपल सा तरीका है, 1800 को जो भी अलाउंस मिला है ना पहले, अगर ये पर मंथ होता तो इंटू 12 कर लो या बाद में कर लेना, यहां तो पर एनम दे रखा, मैंने 1800 लिख दिया। इनको 3 बच्चों में प्रॉपरली डिवाइड कर लो। सर इसका 600 आ गया, इसका 600 आ गया, इसका 600 आ गया, है ना, क्लियर। उसके बाद पहले बच्चा 100 रुपए पर मंथ है, 100 इंटू 12 कितना हो गया सर, 1200 हो गया। दूसरे बच्चे का कितना, 1200 हो गया। तीसरे बच्चे पे एग्जम्पशन नहीं मिलती, ठीक है। अब ये आ रहा है माइनस में, तो माइनस नहीं लिखना है, ये आ रहा माइनस में, माइनस नहीं लिखना है। ऐसा मत कर देना कि सर इसके 600 रुपए बच रहे हैं तो आगे वाले पे शिफ्ट कर दो, ना 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 ना। अप टू का मतलब यही है, अप टू का मतलब यही है कि आपको जीरो कर देना है। और रही बात आखिरी में, ये 600 रुपए जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगे थर्ड बच्चे के। अप टू 2 चिल्ड्रन का मतलब ही यही निकल के आता है। तो सिंपली अलाउंस को नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिवाइड करो, लिमिट पुट करो जो उसकी है 1200, नेगेटिव में आ रहा है तो जीरो। अगर मान लीजिए 1600 होता, 4800 का होता, तो ठीक है, यहाँ 400 बचा, यहाँ पे 400 बचा, और ये पूरा 1600 हो जाता। इन सबको जोड़ देंगे, दैट विल बी द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एग्जैक्टली सेम कंप्यूटेशन आप हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में करेंगे, वो 300 रुपए से होगी, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आउट स्टेशन अलाउंस मिलता है दोस्तों। आउट स्टेशन अलाउंस की जब मैं बात करता हूं, इसको डेली अलाउंस भी कह सकते हैं। सर ऐसे कैसे, बिल्कुल कह सकते हैं, डेली अलाउंस भी कह सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉपरली लिखा होगा डेली अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी, डेली अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी। खाली डेली अलाउंस लिखा हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, अलग आएगा। आउट स्टेशन अलाउंस बेसिकली उनको मिलता है जो कंपनी विजिट पर, स्पेशली जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ट्रक्स वगैरह को, ट्रांस वगैरह को मैनेज करते हैं, उनको मिलता है। तो इनका एग्जम्पशन का अमाउंट काफी बढ़िया है, 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, या फिर 10,000 रुपए पर मंथ। इनमें से ऑब्वियसली जो भी आपका कम होता है उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। ये यूजुअली ट्रांसपोर्ट, मैंने नोट में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को ही मिलता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज को ही मिलता है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, इनको ये जो आपका अलाउंस है ये 800 रुपीज तक एग्जाम्प्ट हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है, तो ये आपका 200 पर मंथ होता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस अब बेसिकली एक और नाम से भी जाना जाता है, हिल एरिया अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस। हालांकि हिल एरिया अलाउंस में जो पर मंथ का एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 300 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जाता है। तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी, स्पेशली ज्यादातर अलाउंसेस का इतना जो पॉइंट है इस तरीके से नहीं पूछे जाते, यूजुअली एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका, और जो आगे के डेली अलाउंस वगैरह है उसी में आते हैं। ओके, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। आगे दोस्तों अगर हम ध्यान दें, ये वो वाले ऑफिशियल एक्सपेंडिचर अलाउंस।
ऑफिशियल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये वो अलाउंसेस हैं जो मैंने आपको बताए थे कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को पूरा करने के लिए मिलते हैं। डेली अलाउंस अपना ट्रैवल वगैरह के लिए जो मिलता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई ऑफिसेज होते हैं, कई कंपनीज होते हैं, वहां पर रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म में जाना होता है, ओके, उसके लिए, उसको बनाने के लिए अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस के काम से आसपास जाना पड़े। हेल्पर अलाउंस, एक अपना कोई हेल्पर आपको चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए होता है, उसके लिए। ये जो सर्वे वगैरह वाले होते हैं ना, विजिट वाले, उन लोगों को बहुत मिलता है। एकेडमिक अलाउंस, एजुकेशन के लिए। ट्रेवलिंग अलाउंस, जब सिटी से बाहर ट्रेवल करना पड़े। ये सारे के सारे, ये वही कैटेगरी है कि एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना आपने खर्च कर दिया उतना माफ हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंस 5,000 रुपए मिला था, उसमें से आपने 3.5 खर्च कर दिया, तो ये माफ हो जाएगा। 1,500 रुपए जो आपकी जेब में गए हैं वो टैक्सेबल होंगे। हाँ, मिला 5,000, आपने खर्चा करा 6,000, तो ये जीरो ट्रीट होगा। ओके, डन। और यस, ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉरेन अलाउंस जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाहर सर्व करते हैं, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए, इन पर टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों, ये वो अलाउंसेस की लिस्ट है जो पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। फैमिली अलाउंस, टेलीफोन, स्प्लिट ड्यूटी, सिटी कंपनसेशन, ये पूरे तरीके से आपको जस्ट क्या करना है, इंटू 12 करना है, या जो मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, अगर बीच में ज्वाइनिंग हुई है तो इंटू उतने महीने से मल्टीप्लाई करके आपको टैक्सेबल कैटेगरी में डाल देना है। क्लियर? तो ये सेक्शन, ये अलाउंसेस वाला जो पोर्शन है, ये बस दैट्स इट, ओवरव्यू। में देखा जाए तो जो एचआरए है उसी की कंप्यूटेशन है, बाकी हर एक की अपनी को स्पेसिफिक लिमिट है, जस्ट वो फॉलो करनी है। बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन बहुत सिंपल। सबसे पहले डिडक्शन हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। ये हम जानते हैं कि जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नीचे से बस माइनस करना 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम के। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं। ये दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलती है। इसका फॉर्मूला वही है, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। एग्जम्पशन जैसे एचआरए की कैलकुलेशन करी थी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्चुअली में जो मिला है 20% ऑफ सैलरी, ठीक है, सिर्फ बेसिक पे, नॉर्मल, सीधा सीधा, और 5,000 रुपीज। इनमें से जो लोअर होगा वो आप माइनस कर देंगे, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। हालांकि चांसेस लगभग यही रहते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका क्वेश्चन नहीं आता। क्यों नहीं आता वो पता चल जाएगा आपको, आपने पढ़ भी लिया होगा कि मोस्टली जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे आरएफए वगैरह या फिर ग्रेचुइटी वगैरह एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ऐसे पूरे के पूरे एग्जेम्प्टेड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, रही बात प्रोफेशनल टैक्स की, इसका हमें थोड़ा सा जो पॉइंट है वो याद रखना है। अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन को लेकर कुछ फीस वगैरह एक प्रोफेशनल्स को पे करनी पड़ती है, उसे प्रोफेशनल टैक्स बोला जाता है। तो अगर वो पीजीबीपी के अंदर आता है तो इट्स एन एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। लेकिन अगर वो सैलरी हेड के अंदर एक एम्प्लॉय पे करे, एक सीए सीएम में काम कर रहा है किसी कंपनी में, उसका प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने बोला हम पे करेंगे, तो क्या होगा, आइए ध्यान दीजिए। इसमें सिंपल सा लॉ याद रखिएगा, हालांकि रूल्स मैंने पूरे लिखे हुए हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय और पेड बाय एम्प्लॉय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये दो ही केस हो सकते हैं, है ना, ये दो ही केस हो सकते हैं। एक सीए का, एक सीएमए का, एक सीएस का, प्रोफेशनल का, डॉक्टर का, कहीं पर भी जो भी है, मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स बना। कितना बना? 10,000 रुपए का। तो हुआ क्या भाई, ये उसकी ग्रॉस सैलरी आ गई थी, ये उसकी टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई थी। इसमें से आपने वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, तो यहां से आप माइनस कर दोगे प्रोफेशनल टैक्स, ठीक, अंडर सेक्शन 16 वगैरह पूरा लिखोगे और यहां पे लिख दोगे 10,000 रुपए, दैट्स इट, खत्म। तो कुछ नहीं, जो भी अमाउंट होगा, रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा, यहां पे आएगा और माइनस हो जाएगा 10,000 रुपए, दैट्स इट। हाँ, इसमें जो मेन चीज ये है वो ये कि इसका प्रोफेशनल टैक्स 10,000 रुपए का बनता था, कंपनी ने बोला हम पे कर देंगे तेरा, तो कुछ नहीं है, यहां पर ये इतना ही आएगा। ऊपर यहां पर सैलरी की कैलकुलेशन में प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, भाई इसको फायदा हुआ है ना, वो फायदा यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपए, दैट्स इट।
टोटल 10,000 बन रहा था, हाँ जी 10,000 पे हुआ, हाँ जी। कंपनी ने कहा चल आधा आधा कर लेते, 50-50 कर लेते हैं। तो मालिक की तरफ से जो फायदा मिला वो यहां पर आ जाएगा। मालिक ने बोला 8,000 हम पे कर देंगे, तो खाली 2,000 पे कर दियो, तो यहां पे 8,000 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। यहां पर तो एक्चुअल अमाउंट की डिडक्शन मिल ही जानी है। कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट मिला वो ऊपर सैलरी वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको याद रखनी है प्रोफेशनल टैक्स की प्रोविजन। हालांकि मैंने पूरा का पूरा यहां पे लिख दिया है। ओके, ये पॉइंट हो गए हमारे अलाउंसेस के और हमारे किसके अंडर सेक्शन 16 के। पर्क्स वाला जो कंटेंट है दोस्तों, आइए उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब हम पर्क्स की बात कर रहे हैं तो पर्क्स में बेसिकली यहां पर जो कंसेप्ट है वो क्या है, एसिड बेनिफिट का। अलाउंसेस में जो कैश था वो प्रोवाइड करा दिया गया एम्प्लॉय को कि भाई ये पैसा तेरा और खर्चा अपना तू देख। ओके, यहां पर क्या है कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो एम्प्लॉयज को एसेट ही प्रोवाइड करा दे रहा है, या फिर उनका कोई एक्सपेंडिचर है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, उसको रिम्बर्स करवा दे रहा है। तो इन सब चीजों को पक्ष के अंदर रखते हैं। कौन कौन सी है मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं, फिर इनकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं। इसमें एक है सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, रहने के लिए घर दे दिया और उसका एचआरए ना देकर रहने के लिए घर दे दिया और बोला कि भाई आप जो है कंपनी की अकोमोडेशन में खुद रह सकते हैं। ओके, ये रेंट फ्री भी हो सकती है या फिर हो सकता है कंसेशनल रेट पर अपने एम्प्लॉइज को ये चीज प्रोवाइड कराई जाए। कंसेशनल रेट से मतलब है कि भाई मार्केट में वो रहता, उसका किराया देता 20,000 रुपए, कंपनी ने बोला यहां रहो, हमारी तरफ से 5,000 रुपए किराया हमें दे देना। ओके, इसके अलावा कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय का बनता था तो कंपनी ने पे करा, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, इलाज वगैरह करवाना। ओके, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, कहीं पे जा रहा था छुट्टियों में, खर्चा वर्चा जो है वो कंपनी ने उठाया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स जो है कम दामों, ईसोप अकाउंटेंसी में आपने अक्सर पढ़ा होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करना, एक तरह से ये समझ लीजिए पैसे जोड़ने का तरीका है प्रोविडेंट फंड की तरह। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स आपके, कम रेट पर इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट के रेट पर लोन प्रोवाइड करा देना, टूरिंग एंड ट्रेवलिंग की फैसिलिटी, गिफ्ट्स वगैरह देना, फूडिंग की फैसिलिटी देना। तो ये सब प्रोविजंस जो हैं आपके पर्क्स के अंदर आते हैं। यूजुअली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, जो सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉइज को, वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक काफी अच्छा है। प्रिक्विजिट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 17(2)(a), 17(2) पैरा 3, ये बेसिकली सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होती हैं। ऊपर जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई, जो जिनकी टैक्सेबिलिटी अभी हम सारी की सारी देखने वाले हैं, ये हर तरह के एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है, मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन वगैरह, फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ही टैक्सेबल होती है। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज केस कौन से हैं, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो फिर पर्क्स की टैक्सेबिलिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक तरह से एचआरए का दूसरा सिक्का है। हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को पैसे दे दिए जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से करेगा, घर वर ढूंढेगा। यहां पर क्या है कि रहने के लिए घर ही कंपनी ने दे दिया। ओके, अब इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबिलिटी अलग है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बड़ा सिंपल सा फंडा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में लाइसेंसिंग फीस के नाम से एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। ये वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होती है इन द नेम ऑफ RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। लाइसेंसिंग फीस दे रखी होगी, वो पूरा का पूरा उठा के आपको टैक्सेबिलिटी में कॉलम में लिख देना है। तो कोई कंप्यूटेशन नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। जो कंप्यूटेशन है वो बेसिकली है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब इस केस में क्या है, अगर मैं RFA की बात करूं फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो अकोमोडेशन कंपनी ने दी है अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, वो कंपनी के लिए हायर्ड है या कंपनी के लिए ओन्ड है, या कंपनी के लिए ओन्ड है। भाई दोनों केस हो सकते हैं ना। जो एम्प्लॉय है उसको तो रहने के लिए मिल ही रही है, किसने दी, कंपनी ने दी। ओके, अब कंपनी, दो केस हो सकते हैं, कंपनी की अपनी बिल्डिंग है और उसमें उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, तो क्या हो गया, अकोमोडेशन ओन्ड हो गई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हो सकता है कि कंपनी ने पहले वो कहीं से क्या करी, हायर करी, किसी और से किराए पर ली,
एक बिल्डिंग थी, वो सारी की सारी कंपनी ने किराए पे ले ली और फिर एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे रहे हैं, तो वो हायर्ड हो गया। इस वाले केस में जब मैं बात कर रहा हूं, अगर कंपनी ने हायर्ड करी हुई है तो इस सिचुएशन में दो छोटी सी कैलकुलेशन होती है। दैट इज व्हाट, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा है आपका जो कंपनी ने रेंट पे करा हुआ है। ये दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों में से जो आपका बेसिकली लोअर होता है, जो क्या कम होता है, वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। दोनों के दोनों अमाउंट मैंने दोनों की दोनों प्रेजेंटेशन यहां पे दे रखी है। क्लियर? हायर्ड वाले केस में। लेकिन अगर अकोमोडेशन कंपनी की अपनी हो, अकोमोडेशन ओन्ड हो, तो इस सिचुएशन में चेक करी जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहां की? जहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई गई है उस सिटी की पॉपुलेशन कैलकुलेट करी जाती है। कैलकुलेट मतलब चेक करी जाती है। कैलकुलेट तो करने बैठ गए तो भैया हो गया काम, क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, कितने तक है? 10 लाख तक, तो सिर्फ 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। अगर 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 25 लाख तक हो तो 10% टैक्सेबल होता है, और अगर 25 लाख से भी ज्यादा है तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो जैसे वहां पे 10%, 40% ऑफ पॉपुलेशन निकालते थे, यहां पर उसी तरीके से कंप्यूटेशन करी जाएगी। ओके, ऑफ सैलरी। समझ आ गया? डन। अब सवाल ये उठता है कि सर एचआरए में जब अभी आपने सैलरी पढ़ाया था तो उसमें 10% ऑफ सैलरी एक जगह निकाल रहे थे और एक जगह 40 या 50% निकाल रहे थे। तो सैलरी में आपने बेसिक पे डीए एज पर टर्म और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल लिया था। यहां पर भी आप सैलरी बोल रहे हो, तो क्या वो सैलरी और ये सैलरी दोनों की कंप्यूटेशन सेम होगी? नहीं दोस्तों, थोड़ी अलग है। वो क्या है, ध्यान देंगे जरा। अगर आप नजर डालो तो बेसिक पे और डीए एज पर टर्म ये बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से जैसे आरएफए में लिए थे। इसके अलावा जितने भी पोर्शन है, जितने भी अलाउंसेस हैं जो टैक्सेबल हुए हैं, जो टैक्सेबल पोर्शन है अलाउंसेस का, सिर्फ एग्जेम्प्टेड वाला नहीं, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन, वो सारे के सारे यहां पे आएंगे, सारे के सारे। दूसरा, बोनस भी आएगा, फीस भी आएगी, कमीशन भी आएगा। हमने एचआरए में कमीशन सिर्फ परसेंटेज बेसिस का लिया था, सेल्स का। जो सेल्स है उसका जो परसेंटेज बेसिस का कमीशन था सिर्फ वो लिया था, फिक्स कमीशन नहीं लिया था। यहां पर हर तरह का आएगा। और इसके अलावा अगर और कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है, जैसे लीव सैलरी, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली हो मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह, वो भी आपका जोड़ा जाएगा। तो यहां पे याद रखिएगा, आरएफए की कंप्यूटेशन में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है और इन सबको जोड़कर आरएफए की सैलरी बनेगी। उसका रिस्पेक्टिव 7.5%, 10% या 15% केस के हिसाब से निकाला जाएगा। और याद रखिएगा, आरएफए की सैलरी चैप्टर के अंदर आरएफए की जो सैलरी है वो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा कॉम्पोनेंट जो है वो इसी के अंदर आते हैं। क्लियर? ये आरएफए का प्रोविजन हमने यहां पे देखा। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, आइए पहले मैं आपको उसके बारे में प्रॉपरली बता दूं। अब यहां पर मैंने बोला कि भाई जो हाउस था या आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, और उसकी आपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से 7.5%, 10% या आपका क्या नाम है 15% टैक्सेबिलिटी निकाल दी। क्लियर? जो भी अमाउंट आपका आया या फिर रेंट पेड वाला जो केस निकाला हायर्ड वाले केस में। अब हो सकता है कई बारी हाउस के साथ, घर के साथ कुछ एसेट्स भी वो प्रोवाइड करा दे यूज करने के लिए। भाई फर्नीचर दे दिया, या आपका क्या नाम है टीवी दे दिया, एसी दे दिया, ये सब एसेट जो है साथ में इस्तेमाल करने के लिए दे दी गई। ओके, तो उस कंडीशन में भी तो टैक्स लगेगा, उस कंडीशन में भी तो टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा? क्या टैक्स लगेगा? रेंट पेड, रेंट पेड। ओके, कंपनी ने बोला कि हम आपको ये घर दे रहे हैं रहने के लिए। अरे वाह, क्या बहुत ही लाजवाब घर है, ये घर दे रहे हैं। ये घर दिल्ली में था तो आपने 15% निकाल दिया, छोटे शहर में था तो 7.5%, 10% जो उसकी टैक्सेबिलिटी लग जाएगी। इस घर में उन्होंने एक फर्नीचर भी दिया, ये फर्नीचर टेबल, ये बढ़िया सा, ठीक है, ये दिया रखने के लिए कि भाई चलो फर्नीचर रख लेना। अब ये फर्नीचर कंपनी ने पहले खुद रेंट पर लिया और फिर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेंट पे कर रही है कंपनी, उस पर एम्प्लॉय टैक्स देगा। मतलब वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करके हम वहां पर शो कर देंगे। क्लियर? लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि ये जो फर्नीचर है ये कंपनी का खुद का अपना था,
कंपनी का खुद का अपना था, ये केस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में टैक्स लगेगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो इस फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट थी उसका 10% जो है एम्प्लॉय की सैलरी में बेसिकली जो है जोड़ दिया जाएगा। गॉट इट? हाँ, इसमें एक चीज याद रखेंगे, अगर मोबाइल फोन या कंप्यूटर रिलेटेड गैजेट्स वगैरह जो है वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो ये निल रहते हैं, क्योंकि इनका पर्पस बेसिकली ऑफिशियल काम जो है, ऑफिशियल जो वर्क होता है उसी के लिए दिए जाते हैं। पर्सनल यूज हार्डली ही इनका हो पाता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये आपने टैक्सेबिलिटी निकाल दी 15% के हिसाब से, ये रेंट या फिर 10% कॉस्ट निकाल दिया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अगर कंपनी कुछ रिकवर करती है, भाई बाहर रहते तो 20,000 रुपए किराया देना पड़ता, हमें 5,000 दे दो, है ना। ये फर्नीचर आप बाहर से खरीदते आपको लाख रुपए देने पड़ जाते, आप हमें 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे दो। तो कुछ भी अगर अमाउंट कंपनी रिकवर करती है, ये 15%, ये रेंट पेड, ये 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी कुछ आप निकालते हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट किसकी तरफ से? सर एम्प्लॉयर की तरफ से। किसको? एम्प्लॉय को। तो इस सब पे टैक्स देते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कुछ रिकवर कर लेता है अमाउंट, तो उस बेनिफिट का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रिकवरी होती है तो ऑब्वियसली वो वाला अमाउंट आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू से कम हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दैट्स अबाउट द रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। इसके अलावा हाँ, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने। अगर कभी भी दो जगह पर अकोमोडेशन दी जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। किसी की पोस्टिंग दिल्ली में थी, वो फैमिली के साथ रहता था दिल्ली में, उसको शिफ्ट कर दिया गया जी मुंबई, आपको आपका ट्रांसफर कर दिया गया, जाइए वहां पे काम संभालिए। अब वो कहेगा जी मेरी फैमिली रह रही है, सामान इधर उधर है, सबके काम है, मैं एकदम से कैसे शिफ्ट हो जाऊं। तो कंपनी कहती है काम करो, फैमिली को ही रहने दो दिल्ली में, ठीक है, आप मुंबई पहुंचो, वहां रहो, हमारी अकोमोडेशन में ही रहो, दिल्ली वाला घर भी रखो, मुंबई वाला घर भी रखो, बाद में अपनी फैमिली को एक साथ समेट के सामान थोड़ा सेटल करके मुंबई वापस बुला लेना। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में दो अकोमोडेशन ओन्ड हो गई, ठीक है, दो अकोमोडेशन क्या हो गई हमारी? ओन्ड हो गई। दो अकोमोडेशन आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गई। अब ऐसे केस में कैसे टैक्सेबिलिटी होगी? क्या टैक्सेबिलिटी होगी? देखो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, ध्यान दो, एक टेबल देखो आप, एक सिंपल सी टेबल देखिए, मतलब लाइन देखिए। 1 अप्रैल आपका साल शुरू हुआ और यहां पर 31 मार्च हमारा साल खत्म हो रहा है। जब ये था तो इसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन थी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। ओके, मान लीजिए 1 अगस्त को इसको मुंबई भेज दिया गया। फैमिली अभी पीछे ही रह गई, फैमिली अभी जो है वो पीछे ही रह गई है, दिल्ली में रह गई है, ठीक है। ये मुंबई पहुंचे, मुंबई में भी घर इसके पास हो गया, दिल्ली वाले घर में इसकी फैमिली रह रही है। ओके, 31 दिसंबर को ये जो फैमिली है वो भी मुंबई शिफ्ट हो गई। क्लियर? अब बात ये है कि ये वाला जो टाइम है आपका अप्रैल से लेके 1 दिसंबर, यानी कि 4 महीने, यहां पर तो कंप्लीटली दिल्ली है, ओके। और ये जो आखिरी के 3 महीने हैं यहां पर कंप्लीटली मुंबई है। तो यहां पर आरएफए की कैलकुलेशन होगी 4 महीने में, यहां पे 3 महीने की कैलकुलेशन होगी मुंबई में, और इंटू 4 इंटू 3 के हिसाब से मामला सॉल्व हो जाएगा। जो भी रिस्पेक्टिव डेटा होगा उस महीने का, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे। सवाल उठता है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने इसके पास दोनों अकोमोडेशन ओन्ड रही। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? जो पहले 90 डेज है, मतलब लगभग 3 महीने अगर मैं देखूं तो पहले 90 डेज जो है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ये 3 महीने ले लो। इन 3 महीने में मुंबई वाले की कैलकुलेशन करो और दिल्ली वाले की भी कैलकुलेशन करो, दोनों घरों की आरएफए कैलकुलेट करो रिस्पेक्टिव रूल से, और उसके बाद इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी इन 3 महीने के लिए। क्लियर? और उसके बाद
ये जो बाकी 2 महीने रह गए हैं, तो इसमें दोनों घर की प्रॉपर वैल्यू टैक्सेबल होगी रिस्पेक्टिव रूल्स से। तो कहने का मतलब, अगर अकोमोडेशन 2 घर की हो जाए, आरएफए की 2 घर की हो जाए, तो उस सिचुएशन में पहले 90 डेज यानी कि लगभग 3 महीने आप दोनों घर की कंप्यूटेशन करो अलग अलग प्रॉपर। उस कंडीशन में जो लोअर वाला वैल्यू होगा, लोअर हाउस की जो वैल्यू आएगी, वो आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप दोनों घर की अकोमोडेशन 90 दिन से ज्यादा लेकर जाते हो, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं बहुत हुआ, अब आपको दोनों घर की वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से यहां पर दिल्ली, यहां पर अगर हम देखें तो दिल्ली आ गई, ठीक है, ये दिख नहीं रहा प्रॉपरली यहाँ पे, वट एवर, यहाँ पे क्या, ये दिल्ली आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपका लोअर आ गया, फिर आपका ये दोनों आ गए थे, और यहाँ पे सिर्फ आपका मुंबई आ गया। ये कंप्यूटेशन, ये बेसिकली हमें ध्यान देनी है। ओके, चलो वापस आते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, अगर कभी होटल्स वगैरह में अकोमोडेशन दी जाए, अक्सर जब कई बार नई ज्वाइनिंग होती है नए शहर में सबकी, तो न्यू एम्प्लॉयज को कुछ समय के लिए होटल्स में ठहराया जाता है दोस्तों। वो टैक्सेबल नहीं होता अगर सिर्फ 15 दिन के लिए ही रह रहे हैं, और ट्रांसफर जब हुआ है एम्प्लॉय का, तो उसको कुछ दिन के लिए रहने के लिए दिया गया। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा का समय हो जाए, तो वही चीज है, 24% ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आप निकालेंगे, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो निकालेंगे। दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, बेसिकली होटल में जब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज की, शिफ्टिंग मतलब रहने के लिए दे रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट और, अगर अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी रिमोट एरिया में, किसी हिली एरिया में, माइनिंग एरिया में, ऑयल एक्सप्लोरेशन एरिया में दी जाती है, तो वो कंप्लीटली फ्री है। और साथ ही जैसे हमारे जो आपके जजेस हैं दोस्तों, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपके आईएएस यूपीएससी वाले ऑफिसर्स हैं, ऑपोजिशन के जो हेड होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, जो ऑपोजिशन के हेड होते हैं, ऑपोजिशन के हेड बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, जो प्रेजेंट करते हैं ऑपोजिशन को, मॉनिटर, जैसे सोनिया गांधी है, नहीं अब सोनिया गांधी अब तो नहीं है, राहुल गांधी भी अब नहीं है, कोई और है अब, तो उनको जो आरएफए मिलती है वो सब आपकी एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर? तो ये दोस्तों हमने रेंट फ्री रिकमेंडेशन की जो कंडीशन है, जो लॉज है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। ओके, नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट, भाई इलाज चलना है, एम्प्लॉय बीमार हो गया, उसका इलाज करवाओ। हमारी कंपनी की एक कीमती एसेट है, इनको कुछ होने ना दिया जाए। ओके, अब इलाज हुआ कहाँ पे? इंडिया में। इलाज 2 जगह हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, इंडिया से बाहर हो सकता है। पहले इंडिया के में बात कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इलाज करवाए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोकल अथॉरिटी मतलब अगेन गवर्नमेंट कनेक्टेड में, अपने ही हॉस्पिटल में, या ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा हुआ है कि भाई यार यही यहीं पर इसका इलाज हो पाएगा, इसी हॉस्पिटल में करवाओ, तो ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। ये पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। साथ ही अगर एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है जो गवर्नमेंट ने आपका अप्रूव नहीं करा था, प्रिस्क्राइब नहीं करा था, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर 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 इलाज जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, और बेसिकली ये जो बीमारी है, एंड वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने नहीं करा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और जो बीमारी है जिसका इलाज हुआ है वो रूल 3A के अंदर आती है। अब रूल 3 को पूरा का पूरा लिस्ट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो क्रिटिकल डिजीजेस हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर वगैरह, वो सब इसके अंदर आती हैं, और अगर उनका इलाज हो तो भी टैक्स नहीं लेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल इलाज हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा? जो अप्रूव्ड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है तो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे जब एम्प्लॉय का इलाज करवाते हैं तो खाली एम्प्लॉय नहीं है, अगर उसकी स्पाउस का इलाज होता है या उसके बच्चों का इलाज होता है, बच्चे कैसे भी हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, इंडिपेंडेंट वगैरह, वो सब है। पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, अगर वो डिपेंडेंट है तो वो कवर होंगे फैमिली में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात मतलब फैमिली का जो डेफिनेशन है मालूम होनी चाहिए, खुद हो गया, स्पाउस हो गया और बच्चे, ये तो कैसे भी अच्छे, ठीक है। और पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर्स अगर ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो वो भी फैमिली का पार्ट माने जाएंगे। अगर इलाज बाहर करवाया गया, ओके जी, अगर इलाज बाहर करवाया गया,
अगर एम्प्लॉय का इलाज दोस्तों बाहर करवाया जा रहा है तो खर्चे नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट का, एक ऑब्वियसली वहां पे रहने का, और एक आने जाने का। तो मेडिकल और स्टे अब्रॉड का तो बिल्कुल साफ साफ मसला है। जितना गवर्नमेंट ने परमिटेड कर रखा होगा, गवर्नमेंट बोले तो आरबीआई ने परमिटेड कर रखा होगा, उतना आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। रीजन बीइंग, भाई आप अभी किसी एम्प्लॉय को खांसी जुकाम हो गया, उसका कह रहे जी इलाज बाहर करवाओ। अब बाहर इलाज करवाओ तो सारे का सारा जो पैसा लगेगा वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, नॉर्मल ऊपर वाले के हिसाब से चले। हाँ जी, खांसी जुकाम हो गया, इलाज में खर्चा हुआ कितना, 2 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तो उसका मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो, तो फेमा एक्ट जो है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो कोशिश करता है कि बिना किसी रीजन से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया से ना जाए, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व में रहे। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, मतलब आरबीआई क्या है कि लिमिट बांध देता है कि भाई इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते, परमिट नहीं है, उससे ऊपर जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। अब बाहर के लिए इलाज हुआ, आरबीआई ने परमिट करा था भाई इस बीमारी के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा बहुत है, खर्चा हो गया एक्चुअल में 1,30,000, तो 1 लाख माफ हो गया, 30,000 रुपए पर एम्प्लॉय टैक्स देगा। और ये किस में एप्लीकेबल होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में और वहां पे रहने के केस में। और रहना ये नहीं कि पूरे परिवार को लेके चले गए, मरीज जाएगा और मरीज के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। जाने को ज्यादा चले जाए, लेकिन जो माफी मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, वो अप टू एक अटेंडेंट ही मिलेगी। और रही बात ट्रेवल एक्सपेंस की, तो ट्रेवल एक्सपेंस भी किसका, पेशेंट का और एक अटेंडेंट का, ठीक है। और उसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बड़ा सिंपल है, हालांकि लगेगा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर इस वाले अमाउंट से पहले, इस वाले अमाउंट से पहले उसकी मॉनेटरी इनकम, मनी वाली इनकम 2 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो टैक्सेबल रहेगा। अदरवाइज 2 लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो चांसेस क्या होता है कि 2 लाख क्रॉस कर ही जाएगा। 2 लाख होता क्या है, 15-16 हजार रुपए महीने के हिसाब से, तो इतने तो बेसिकली क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, चलो तो मैं इसको करा देता हूं। हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है पक्ष का। वाई हैज बीन अलाउड अ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपए का। अब ये मेडिकल अलाउंस बोल रहा है दोस्तों, तो 2,000 इंटू 12, 24,000 रुपए ये टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। नीचे पर्क वाली कैलकुलेशन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पैटी मेडिकल बिल ऑफ 25,000, अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए के बिल तो पास करवाई हैं, उसके अलावा ये फलाना फलाना, ये ब्ला ब्ला की जो फैसिलिटीज हैं वो ली हैं, ये टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी हमें पहचानना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जेड ने खुद इलाज करवाया, सर ये तो एग्जेम्प्ट होता, तो टैक्स नहीं लगेगा। मिसेस जेड ये फैमिली के अंदर आती हैं, ओके, ये टैक्स नहीं लगेगा। ये बेटा है, बेटा कैसा भी, बेटी कैसी भी, बेटा बेटी कैसे भी, बच्चे कैसे भी अपने अच्छे, ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, अब डिपेंडेंट वर्ड बोल दिया तो सर इस पर भी नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर, सर इंडिपेंडेंट है तो ये टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएंगे। और डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, अरे भैया सिस्टर इन लॉ तक नजर पहुंच गई इनकी, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो कुल मिलाकर ऊपर 24,000 रुपए, ठीक है, वो टैक्सेबल थे मेडिकल अलाउंस के। एक 25,000 रुपए के जो बिल रिम्बर्स करवाए हैं ये टैक्सेबल होंगे। और ये 10,000 और ये 15,000 रुपए, ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है बेसिकली आ जाता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, तो हम समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों। देखो एक रिवीजन है कंटेंट की, यहाँ पर मेरे को आपको ओवरव्यू देना है हर एक पॉइंट का, तो उम्मीद कर रहा हूँ काफी हद तक आपके जो ऑलरेडी कंसेप्ट है वो समझ आ रहे होंगे। अब एग्जैक्ट इसमें जो कंटेंट है वो नहीं है, ऑब्वियसली आप जानते हैं उसका डेटा बहुत बड़ा है, तो इट इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस। ओके, ये जस्ट आपको हेल्प कर रहा है आपकी कंटेंट को थोड़ा बूस्ट करने में। अगर आप ये सोचे कि हम खाली ये पढ़े और एग्जाम देने जाएं, नहीं बच्चे, आपको इसके अलावा भी थोड़ी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। खाली एक मैराथन करके हम कंटेंट को रिकवर समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन। ओके जी, एलटीसी, एलटीसी अक्सर आपने सुना होगा, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ आप घूमने गए, जो खर्चा है वो कंपनी ने भरा, तो एलटीसी दैट्स एक तरह से बेनिफिट हो गया दोस्तों। अब होता क्या है, ये बेसिकली क्या है कि आप फैमिली के साथ घूमने गए हैं, ये बेसिकली पहले होम टाउन के लिए मिला करता था। घूमने गए हैं तो आने जाने का जो किराया है वो बेसिकली कंपनी की तरफ से भरा जाता है। तो उसकी एक लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर ही
आप खर्चा कर सकते हो। अगर उस लिमिट से ज़्यादा खर्चा करोगे तो फिर आपको एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। इसमें खुशी की बात यह है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब आप नॉर्मली अगर कहीं जाओगे तो कैसे जाओगे सर? या तो हम बाय एयर जाएंगे, या हम बाय रेलवेज जाएंगे, या बाय बस जाएंगे, या बाय टैक्सी जाएंगे। ठीक है, रेल में जो भी फर्स्ट क्लास एसी है, ठीक है, बस में जो आपका प्रॉपर डिलक्स बसेस हैं, टैक्सी में भी जो प्रॉपर डिलक्स टैक्सीज हैं, उन सब का किराया माफ होता है। तो भाई फर्स्ट क्लास से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। हाँ मतलब अब पैलेस ऑन व्हील, लग्जरी ट्रेन वगैरह भरोगे तो वो तो ट्रैवल के लिए नहीं होती, वो तो एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रेल फेयर अगर कहीं जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास नॉर्मली हायर क्लास मानी जाती है, बस डिलक्स से ऊपर नहीं है, टैक्सी जो है वो नहीं है। तो अगर आप इन 3 सोर्सेज से जाते हो तो पूरा का पूरा जो कंसेशन मिलता है कंपनी की तरफ से वो माफ हो जाता है। हाँ, एयरवेज में इकोनॉमी क्लास तक का माफ होता है। तो अगर कोई बिजनेस क्लास से जा रहा है, अगर कोई बिजनेस क्लास से जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास का किराया था 12,000 रुपए, फर्स्ट क्लास का है 18,000 रुपए, सॉरी दोबारा से बोलो, इकोनॉमी क्लास का है आपका 12,000 रुपए और बिजनेस क्लास का 18,000 रुपए। तो बीच का जो 6,000 रुपए वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयज की सैलरी में। ठीक है, अब इसका थोड़ा डेटा पढ़ लेते हैं। घूमने कौन कौन जा सकता है, घूमने किस किस को कवर करा जाएगा? एक तो एम्प्लॉय तो खुद होगा ही होगा, और साथ में उनका स्पाउस, उसका या उसकी स्पाउस। ओके, तो ये तो माफ होंगे ही होंगे। इसमें फिर बच्चे आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह तो इसमें नहीं आते, बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बच्चे कौन कौन से कितने? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कहा गया आपका डेट, हाँ ये गई, इस डेट को याद रखिएगा। बच्चे अगर इस डेट के बाद पैदा हुए हैं 1 अक्टूबर 1998, 1 अक्टूबर 1998, तो 2 बच्चों तक एग्जम्पशन मिलती है, 2 बच्चों तक एग्जम्पशन मिलती है। अगर इस डेट से पहले के बच्चे हैं, अगर इस डेट से पहले के बच्चे हैं, ओके, तो फिर उनकी कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अगर तीसरा या उसके बाद वाला बच्चा इस डेट के बाद पैदा हुआ है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इस डेट से पहले सारे माफ, इस डेट के बाद अगर आप पैदा हुए हो और आपका नंबर तीसरा या चौथा है तो आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, आपके ऊपर ये एग्जम्पशन लागू नहीं होगी। क्लियर? और साथ ही पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स फैमिली में है, अगर वो डिपेंडेंट है, वो वाला रूल हमें याद रखना है। क्लियर? अदरवाइज नहीं। हालांकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला जो क्लॉज है ना वो लगता ही नहीं है। 25 साल से ऊपर ये मान लिया जाता है कि वो अब डिपेंडेंट नहीं है। ओके, एंड फाइनली एग्जम्पशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका ये टेबल मैंने यहाँ पे ना बनाकर आपको ये वाला टेबल छोटा